शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में बोर्ड की परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान आया है। आज शाम शिक्षा मंत्री की सीएम तीरथ से मुलाकात होगी और बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को लेकर इसमें फैसला हो सकता है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि बच्चों को बचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। कल प्रधानमंत्री ने इस बाबत स्वयं निर्णय लिया और इस बात की घोषणा की और बहुत संभावना इस बात की है कि जो स्टेट्स हैं वो भी उसी का अनुसरण करेंगे। तो अब उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री मुलाकात करने वाले हैं मुख्यमंत्री से। लेकिन इसके बावजूद भी हम उत्तराखंड प्रदेश के हालात के अनुसार मैंने मुख्यमंत्री से वार्ता की है और आज शाम तक मेरे मुख्यमंत्री से मेरी मीटिंग होनी है और मैं शिक्षा सचिव, विद्यालय शिक्षा के हमारे बोर्ड के जो सचिव हैं, मैं एक संयुक्त बैठक आज मैं करूँगा। मुख्यमंत्री जी का निर्देशन लेंगे और तब हम स्थिति को स्पष्ट कर पाएंगे। कब मुलाकात होनी है? पंकज राणा हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। पंकज, ये मुलाकात शाम को कब होनी है शिक्षा मंत्री की मुख्यमंत्री से? बिल्कुल राजन, देखिए गदरपुर से यहाँ आने में तकरीबन 5 घंटे का वक्त लगेगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि वो जो शिक्षा मंत्री अनिल पांडे हैं वो गदरपुर से 1 घंटा पहले निकल चुके हैं और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि शाम 5 बजे के करीब वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे देहरादून में और 5 बजे ही उनकी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ मुलाकात होगी। और ये महत्वपूर्ण मुलाकात होगी क्योंकि जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएँ रद्द की गई हैं 12वीं की, उसके बाद उत्तराखंड में ये फैसला लिया जा सकता है कि जो 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएँ उनको रद्द कर दिया जाए। क्योंकि 1,23,000 के करीब उत्तराखंड में 12वीं के परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा देने जा रहे थे। 1300 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र यहाँ बनाए गए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से जो परीक्षाएं अप्रैल और मई में होनी थी उनको पूरी तरह से आगे बढ़ा दिया गया था। और ऐसे में अब राज्य सरकार इस पर एक बड़ा फैसला ले सकती है कि यदि जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो सीबीएसई की परीक्षाएं हैं उनको रद्द किया है, उसके बाद ही उत्तराखंड में उसका फॉलोअप किया जाए और जो भी 12वीं के विद्यार्थी हैं उनको एक राहत दी जाए कोरोना से बचाने के लिए कि उनको परीक्षा में ना बैठना पड़े। क्योंकि इसमें 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी। यदि परीक्षा केंद्रों को खोला जाता है और परीक्षा कराई जाती हैं तो 1,23,000 से ज़्यादा जो बच्चे होंगे परीक्षा केंद्रों पर आएंगे। उनके साथ साथ जो शिक्षक होंगे उनको भी ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। ऐसे में तमाम जो परीक्षार्थी हैं उनको वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है और इस लिहाज से यदि वो उनको परीक्षा में बैठाया जाता है तो कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा हो सकता है। और तीसरी लहर में इस तरह से कहा जा रहा है कि बच्चे ज़्यादा संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार इसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय ले जा रही है कि जो 1,23,000 छात्र हैं उनको परीक्षा में ना बैठाया जाए और ऐसे ही उनको जो ग्रेड होगा उसके आधार पर आगे प्रमोट कर दिया जाए। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और आज शाम को मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री की बैठक होगी। उसके बाद वो शिक्षा सचिव और जो बोर्ड के सचिव हैं उनसे मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे और संभवतः कल तक इस पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पंकज राणा। कल तक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। और अभी हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपने देखी। इससे पहले आपने शिक्षा मंत्री की बात सुनी। उनका कहना था कि वो शाम को मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री से और उनसे मार्गदर्शन लेने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। तो बहुत संभावना इस बात की 12वीं की परीक्षा रद्द हो। 1,23,000 छात्र 12वीं के उत्तराखंड में, उनको ग्रेड के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है। और एक बड़ी खबर आपको देते हैं। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे 3 दिनों से बंद है। रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच नलकोटा के पास यह हाईवे बंद है। जंगल के रास्ते आवाजाही लोग कर रहे हैं और पहाड़ी से अभी भी लैंडस्लाइड हो रहा है। रुद्रप्रयाग और चमोली के लिए जरूरी चीजों की आपूर्ति ठप हो गई है। इस वजह से हाईवे पर जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों की कतार लगी हुई है। बड़ी खबर, 3 दिनों से यह हाईवे बंद। रोहित डिमरी हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। रोहित, अभी फिलहाल क्या स्थिति है ताजा वहां पर? जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, जो बद्रीनाथ हाईवे है वो नलकोटा के पास में 3 दिनों से लगातार बंद है। और यहाँ पर हाईवे बंद होने के कारण जो लोग आसपास के लोग हैं, जैसे कि जो श्रीनगर से रुद्रप्रयाग पहुंचना चाहते हैं, जो रुद्रप्रयाग श्रीनगर जाना चाहते हैं, वो जंगलों का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, जंगलों के रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। पर लेकिन जिनको दूर जाना है, ऋषिकेश जाना हो या घनसाली तीर है या अन्य जगहों पर जाना है, तो वे लोग लंबा रूट वैकल्पिक तैयार कर रहे हैं। ये रूट जो है छोटे वाहनों के लिए, जबकि बड़े वाहन यहाँ पर रुके हैं वे अभी भी राजमार्ग के खुलने का इंतजार कर रहे हैं, कब राजमार्ग खुलेगा और वही आवश्यक वस्तुओं से जो पहुंचाना है क्षेत्र में वो पहुंचा पाए। अभी भी कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो वाहन है यहाँ पर अटके हुए हैं, जबकि राजमार्ग खोलने के जो प्रयास हैं वह लगातार जारी है। पर लेकिन ऊपरी पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है, बोल्डर गिर रहा है, जिस कारण यहाँ दिक्कतें भी आ रही है। कल की ही बात है, जब सीएम साहब ने यहाँ पे निरीक्षण किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आज सुबह तक राजमार्ग खुल जाएगा। पर लेकिन अभी तक राजमार्ग को खोला नहीं गया है, दुरुस्त नहीं किया गया है। ऐसे में लोगों की जो परेशानियां हैं और बढ़ गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रोहित।
लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। प्रयास जारी है इस राजमार्ग को खोलने के, लेकिन अभी तक ये हो नहीं पाया है। और देखिए, जान जोखिम में डालकर लोग कैसे सफर कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और राजमार्ग खोलने का जो प्रयास है, वो प्रयास कैसे किए जा रहे हैं, उसकी तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर। यह हाईवे 3 दिनों से बंद, जरूरी चीजों की आपूर्ति ठप। अभी भी वाहनों की कतार लगी हुई है, जो सामान लेकर जा रहे थे वो भी फंसे हुए हैं यहाँ पे। और विश्व धरोहर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन विभाग ने गश्ती दल को रवाना कर दिया है। कोरोना के कारण नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क फिलहाल सैलानियों के लिए खोला नहीं गया है। उर्गम क्षेत्र से एक टीम को रवाना किया गया है और वहीं दूसरी ओर फूलों की घाटी लता क्षेत्र से भी एक टीम को गश्त के लिए भेजा गया है। दरअसल इन दिनों में तस्करों के जंगल में घुसपैठ की आशंका रहती है। बर्फबारी की वजह से वन विभाग की टीम फूलों की घाटी में कम ही जा पाती है और इसी का फायदा उठाकर शिकारी जंगल में घुसपैठ करते हैं और वन्य जीवों का शिकार करते हैं। शिकारियों पर नजर रखने के लिए टीम रवाना हो गई है जोशीमठ में। आप देखिए, अभी भी कोरोना की वजह से फूलों की घाटी खुल नहीं पाई है। इसका लाभ उठा रहे हैं शिकारी स्थितियों का, और उन पर नजर रखने के लिए ही टीम रवाना की गई। और अब बात देवभूमि में कम होते कोरोना केसेस की। पिछले 24 घंटे में यहां पर सिर्फ 981 नए मरीज मिले, जबकि 36 मरीजों की मौत हुई। एक दिन में कुल 2026 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। इसके अलावा प्रदेश में अब सिर्फ 27,216 एक्टिव मरीज हैं और कुल 6,497 मरीजों की अब तक मौत हुई है। कुल आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में 3,30,475 मरीज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और राज्य में इस वक्त 88% रिकवरी दर है। कोरोना से तो राहत मिल रही है, लेकिन ब्लैक फंगस का खतरा प्रदेश में बढ़ता जा रहा है और राज्य में अब तक 237 केसेस ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं, जबकि 20 मरीजों की इसी वजह से मौत हो चुकी है। तमाम जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं कोरोना संक्रमण के प्रदेश में, वो इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखे हैं। ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया है वहां पर। तो उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट हो रही है। करीब 2 महीने बाद राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले 1000 से कम हुए हैं और ऐसे में सरकार बाजारों को भी हल्की ढील देने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि 8 तारीख के बाद कुछ जिलों में राहत भी दी जा सकती है। बाजारों में भी लोग अब कुछ सतर्क होकर खरीदारी कर रहे हैं। देहरादून की सब्जी मंडियों में और दिनों की अपेक्षा आज भीड़ बहुत कम नजर आई। हालांकि कुछ दुकानों पर लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ही खरीदारी करते नजर आए। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मरीजों में काफ़ी कमी आ रही है और राहत भरी खबर यह है कि उत्तराखंड में तकरीबन 50 दिन बाद 1000 से कम मामले आए हैं। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार अब बाजारों में हल्की राहत देने की कोशिश कर रही है। इस वक्त मैं देहरादून की सब्जी मंडी में मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं कि बहुत कम संख्या लोगों की आज है। हालांकि जब लोग आते थे तो बहुत भारी संख्या यहाँ होती थी, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते थे, मास्क नहीं लगाते थे। लेकिन आज क्योंकि लोग खुद सतर्क हो रहे हैं, सचेत हो रहे हैं, तो वो खुद ये चाह रहे हैं कि कोरोना संक्रमण को यदि रोकना है तो खुद ही लोगों को अपने आप ही कोरोना के नियमों का पालन भी करना होगा। और यही वजह है कि आज मंडी में काफ़ी कम लोग हैं, लेकिन कुछ दुकानों पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के भीड़ लगा रहे हैं और दुकानदार भी उन्हें ये नहीं कह रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। ग्राहक हैं, वो सब्जी खरीदने आए थे, उनसे हम जानते हैं कि किस तरह का माहौल भैया अब लग रहा है। सरकार ने हल्की राहत दे दी है, कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, डर कम हुआ या अभी भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है? अभी भी जब तक कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है तो हमें अभी भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जिस प्रकार हमने देखा है कि अप्रैल 2021 में जो कोरोना की लहर आई थी वो एक बहुत ही बड़ी लहर थी और जिस कारण अब लोग खुद समझ चुके हैं कि हमको ही अपना ध्यान देना है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना है और इसी तरह से हमको बाज़ार में ख़रीदारी करनी हो। सब्जी मंडी में मैं देखता हूँ कि पहले बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, अभी आज की जो स्थिति है, जो आजकल लोग खुद ही यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि हमें दूर रहकर ही अपनी खरीदारी करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर देखिए, लोग खुद सतर्क हो रहे हैं, सचेत हो रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि कोरोना संक्रमण के मामलों को यदि कम करना है और सरकार का सहयोग करना है तो कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। और यही वजह है कि तमाम बाज़ारों में जो दुकान खुल रही हैं, लोग आकर कोरोना के नियमों के साथ ही खरीदारी कर रहे हैं। और सब्जी मंडी में आपने देखा कि तमाम लोग आए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोरोना के नियमों का पालन भी कर रहे हैं। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। बहुत अच्छी बात कि लोग खुद ही
सचेत हैं, जागरूक हैं, सतर्क हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खरीदारी कर रहे हैं। बड़ी खबर है देहरादून से। पिछले 80 दिनों से हड़ताल पर बैठे मनरेगा कर्मियों को बड़ी राहत। सीएम तीरथ ने काम पर न लौटने वाले मनरेगा कर्मियों की सेवाएं समाप्त के आदेश पर रोक लगा दी। हड़ताल पर बैठे मनरेगा कर्मियों को हटाने का आदेश जारी हुआ था। लिखित आदेश के बाद हड़ताल वापस लेंगे, ये कहना है मनरेगा कर्मियों का जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सरकार से ग्रेड पे देने की मांग है इन मनरेगा कर्मियों की। और उधम सिंह नगर के पुल भट्टा बॉर्डर पर लैब कर्मचारियों से हरिद्वार में इस्तेमाल की गई एंटीजन किट बरामद हुई। साथ ही रजिस्टर में टेस्टिंग अधिक है, जबकि मौके पर न के बराबर सैंपलिंग की बात सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में 8 लैब कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। सीएससी किच्छा के अधीक्षक एससी त्रिपाठी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई। मुझे जैसी सूचना मिली पुलभट्टा चेकपोस्ट से कि भाई यहाँ पर जो टेस्टिंग का काम हो रहा है, एक प्राइवेट लैब कर रही है। इनके द्वारा जो यूज़ किटें हैं वो काफ़ी यूज़ की हुई है, पहले से यूज्ड हैं और उनको संख्या में दिखाया जा रहा है कि हमने इसमें टेस्ट किए हैं। तो कुछ उसमें एक आलमेल है, वो पूरी किटों को हम कलेक्ट करा रहे हैं और डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, वो देख रहे हैं मामले को। जैसे ही अगर इसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी तो सर स्टार इमेजिंग के खिलाफ सीधे कार्रवाई करेंगे, इसलिए हम विधिक कार्रवाई करेंगे। इधर रुड़की में पुलिस और प्रशासन की ओर से लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी वैक्सीनेशन बहुत कम हुआ है और इसलिए पुलिस लोगों को वैक्सीन के बारे में जानकारी दे रही है। साथ साथ उनके अंदर वैक्सीन को लेकर पैदा हुई जो गलतफहमियां हैं उसको भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और अन्य जो हमारे ग्राम प्रधान इत्यादि है, पार्षद लोग हैं, उनके साथ एक बैठक की गई है और सभी लोगों से अनुरोध किया गया है कि जिन लोगों के अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ वो इमीडिएटली ऐसे लोगों को आगे लाएं, उनको समझाएं कि कोविड से बचाव का सबसे अच्छा जो तरीका है वो टीकाकरण है। तो सभी लोगों के द्वारा सहयोग की उसमें बात कही गई है और ये स्ट्रिक्टली व्यापार मंडल को भी मैसेज है कि अगर किसी भी शॉपकीपर इत्यादि के द्वारा टीका नहीं लगाया जाता है तो उनके शॉप के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर देहरादून से है। वरिष्ठ आयुक्त जेल ने वहां पर आत्महत्या कर ली है। आवासीय परिसर जेल कार्यालय में फांसी लगाकर धीरज शर्मा ने सुसाइड कर लिया है। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची प्रेमनगर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम। रवि गेंदुरा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। रवि, क्या जानकारी आपके पास इस सारे घटनाक्रम के बारे में? जी देखिए राजेंद्र, क्योंकि ये जेल परिसर में, आवासीय परिसर में सुसाइड हुआ है, ऐसे में इसको लेकर जो है कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। लेकिन अभी पुलिस जो है इस पर पूरी तफ्तीश कर रही है कि इसकी वजह और इसके कारणों का पता किया जा रहा है कि क्या वो खुद किसी पारिवारिक कलह की वजह से या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई कार्यालय का कुछ ऐसा दबाव हो जिस वजह से उन्होंने सुसाइड किया हो। हालांकि अभी तक वहाँ पर सुसाइड नोट मिला है नहीं मिला है, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो फॉरेंसिक टीम है वो लगातार वहाँ पर अभी जो है पहुंची है, पूरा कार्य कर रही है। लेकिन अपने आप में बड़ी घटना है कि वरिष्ठ सहायक जेल जो है आत्महत्या कर देते हैं, वो भी उसी परिसर में, जेल परिसर में। तो ऐसे में क्योंकि प्रेमनगर थाना क्षेत्र का ये मामला है और ऐसे में वहाँ पर जो तमाम पुलिसकर्मी है, फॉरेंसिक टीम है, वो पहुंची है और पंचायतनामा की कार्रवाई अभी की जा रही है। आगे ये तमाम चीजें स्पष्ट हो सकेंगी। बहुत शुक्रिया आपका रवि। इधर पौड़ी में मुख्यमंत्री से की गई शिकायत का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। अब गर्भवती महिलाओं की अल्ट्रासाउंड जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल चौथान इलाके की गर्भवती महिलाओं की अल्ट्रासाउंड जांच नहीं हो पा रही थी, मगर मामला उस वक्त गर्मा गया जब इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की गई। इसके बाद महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर दिए गए और अब गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था सतपुली हंस अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर लगाकर शुरू की गई। गर्भवती महिलाएं हैं जिनका अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा, तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा उस क्षेत्र के सर्वे के निर्देश दिए गए थे। तो महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग ने उसमें सर्वे करके संज्ञान में लाया कि 70 महिलाओं का अल्ट्रासाउंड होना है, जिसका कार्य आज प्रारंभ हो चुका है। आज हम उस क्षेत्र से 15 महिलाओं को यहाँ हंस फाउंडेशन अस्पताल से लेकर पहुँच चुके हैं। उनका अल्ट्रासाउंड चल रहा है और चरणबद्ध तरीके से समस्त 70 महिलाओं का अल्ट्रासाउंड यहाँ कराया जाएगा। कोरोना से जंग अभी भी जारी है। इस जंग में हर किसी ने अपनी भूमिका निभाई। उत्तराखंड पुलिस ने महामारी से लड़ने के लिए जिस प्लान पर काम किया उसकी भी तारीफ हो रही है। डीजीपी अशोक कुमार की अगुवाई में उत्तराखंड के पुलिस वाले कई जरूरतमंदों के लिए दूत साबित हुए। खड़े साथ हम तो यारों तुम्हारे, कोरोना से तुमको बचा के रहेंगे। कोरोना काल में देवभूमि पर भी महामारी का संकट आया।
लेकिन प्रदेश की पुलिस ने इस संकट का हर मोड़ पर डटकर मुकाबला किया। नतीजा ये हुआ कि पुलिस के सेवा भाव ने खाकी की छवि को पूरी तरह से बदल दिया। पूरा वक्त है ये मगर गम नहीं है, खुशी के नए फिर तराने बनेंगे खड़े। कोरोना काल में उत्तराखंड पुलिस का जो चेहरा दिखा वो सेवा से जुड़ा था, बेसहारों की मदद से जुड़ा था, जनता के समर्पण से जुड़ा था और बीमारों की तीमारदारी से जुड़ा था। इसकी सबसे अच्छी तस्वीर दिखी मिशन हौसला नाम के एक अभियान में। इस बार कोरोना पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा घातक रहा, लेकिन पुलिस के सेवा भाव वाले इरादे उससे भी ज्यादा समर्पित रहे। 1 मई से 31 मई तक मिशन हौसला चलाया गया। हर जिले और बटालियन में कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया। जवानों ने जरूरतमंदों की हर मुमकिन मदद की। लोगों के बीच जाकर समन्वय स्थापित किया गया। थानों को नोडल पॉइंट्स बनाकर जरूरतमंदों की मदद की गई। दवाई, ऑक्सीजन, ब्लड डोनेशन और राशन बांटे गए। देखिए, हमने 1 मई से इसको चलाया था। हर जिले में कंट्रोल रूम बने हुए हैं। हमारा केंद्रीय कंट्रोल रूम जो डायल 100 डायल 112 वो भी इसकी कॉल ले रहा है। कोरोना काल में किसी को कोई भी मदद चाहिए वो इन नंबरों पे फ़ोन करता है। अभी तक हमें कोरोना से संबंधित ही 26,000 कॉल आ चुकी हैं, 26,000 से अधिक। उत्तराखंड पुलिस का मिशन हौसला उस मजबूती का नाम है जो कोरोना से लड़ने में काम आया। 1 महीने में 31,000 से ज्यादा कॉल अटेंड की गईं। 2,726 लोगों तक पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए। 792 लोगों को अस्पताल में बेड मुहैया कराए गए। 217 लोगों को प्लाज्मा और ब्लड डोनेट किया गया। 17,000 से ज्यादा लोगों को दवाई पहुंचाई गई। 600 से ज्यादा लोगों को एम्बुलेंस दिलाई गई। 792 कोरोना संक्रमितों का दाह संस्कार किया गया और करीब 5,000 से भी ज्यादा बुजुर्गों की सहायता की गई। एम्बुलेंस 657 लोगों को दिलाई है और 70,000 से ज्यादा लोगों को हमने राशन, खाना और आवश्यक वस्तुएं दिलवाई हैं और 676 लोगों का दाह संस्कार करवाया मिशन हौसला के अंतर्गत। यूं तो कई सामाजिक संगठनों और लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पर मिशन हौसला का सहयोग किया और इस लड़ाई में योगदान दिया, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने इस जंग में जो योगदान दिया उसे प्रदेश के लोग हमेशा याद रखेंगे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अच्छी खबर पुलिस के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं। टिहरी में टेलीमेडिसिन के कई सेंटर्स बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। दरअसल इन सेंटर्स को चलाने के लिए कोई कंपनी तो मिल नहीं पा रही थी और इसी वजह से सरकार की यह योजना जमीन पर उतर नहीं पा रही। टिहरी में टेलीमेडिसिन सेंटर बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। 3 बार टेंडर होने के बावजूद कोई कंपनी सेंटर चलाने के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। 40 में से 20 सेंटर अभी तक बंद हो चुके हैं। जो सेंटर चल भी रहे हैं उनमें तकनीकी खामियों के चलते मरीजों को फायदा नहीं मिल पा रहा। इनिशियली सेंटर्स 40 थे, अभी बट हमने 20 सेंटर्स का रिचार्ज करवाया है। इनमें यही होता है, वहाँ से हमें वीडियो कॉल्स आती हैं जिसका हम प्रॉपर उनका चेकअप करते हैं। उनको हमने मशीन्स दे रखी हैं, जैसे ग्लूकोमीटर दे रखा है, हीमोग्लोबिनोमीटर दे रखा है, बीपी चेकिंग के लिए मशीन दे रखी है, फीटर का हार्ट साउंड सुनने के लिए डॉपलर मशीन दे रखी है। तो ये सब मशीन से हम उनका पूछ लेते हैं पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, जो भी टेस्ट के लिए बोला होता है हम बोलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन पैड है, इसमें हम उनको मेडिसिन सेंड कर देते हैं जो जो मेडिसिन देनी होती है। उधर डीएम का कहना है कि टेलीमेडिसिन सेंटर के टेंडर के लिए प्रक्रिया जारी है। उम्मीद है जल्द ही कोई कंपनी क्वालिफाई हो जाएगी, जिससे टेलीमेडिसिन सेवा फिर से एक्टिव हो जाएगी। टेलीमेडिसिन केंद्र में रखरखाव करने के लिए 3 बार टेंडर हुए, लेकिन कोई भी कंपनी उसको क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो इसमें फिर से टेंडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से, क्योंकि हमें टेंडर का रूट फॉलो करना ही है, काफ़ी बड़ा ये काम है, तो इसको ऐसे नहीं दिया जा सकता बिना टेंडर के। तो उसमें किसी कंपनी को क्वालिफाई करना पड़ेगा। कोरोना महामारी के दौर में टेलीमेडिसिन पर खासा जोर दिया जा रहा है। खासकर पहाड़ी इलाकों में ये सेवा लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। मगर लगता यही है कि ग्राउंड वर्क पूरा किए बगैर ही योजना को ग्राउंड पर उतार दिया गया है।
एबीपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ में चंपावत सीमा पर बसे गांव की सड़कें खस्ताहाल हैं। महज 1 साल पहले बनी सड़क में अभी से गड्ढे पड़ चुके हैं और इस वजह से लोगों को सफर में बहुत परेशानी होती है। वहीं मरीजों को कंधे पर उठाकर अस्पताल लेकर जाना पड़ता है। हमारे गांव में कुछ भी सुविधा नहीं है, ठीक है। जब ये 2 साल से सन 18-19 से यहाँ रोड चला तब से हमें थोड़ा बहुत राहत है, ठीक है। जो माइग्रेशन वाले हैं उनको भी दिक्कत है, वो यहाँ और उसमें लेके आते हैं अपने जो भी हो कुर्सी वगैरह करके व्यवस्था करके आते हैं। यहाँ आके कुछ नहीं होता है, बस सीधे मुंशारी से गाड़ी पहुँच गया, ठीक है, नहीं तो उनको जाते तक। बेहतरीन अभिनेता और कॉमेडियन संजय मिश्रा सोमवार देर शाम नैनीताल पहुंचे। इस बीच उन्होंने रंगमंच से जुड़े कलाकारों से मुलाकात की। संजय मिश्रा का कहना है कि वो पहाड़ की शांत वादियों में सुकून और शांति की तलाश के लिए आए हैं। उनका नैनीताल से खास लगाव रहा है।